गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? कैसे रहा? इतना सारा ब्रेक मिल गया मैथ से, एंजॉय किया? अच्छा लगा कि थोड़े दिन मैथ्स नहीं करना पड़ा? अब हमने क्या किया था प्रीवियस क्लास में, हमने अपने फर्स्ट चैप्टर को कवर किया था। बेसिकली हमने अपने 4 चैप्टर्स को कवर किया था, रेशो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस और लॉगरिथम। ठीक है, ये चैप्टर अपने आप में एफर्ट्स मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट्स पर, प्रॉपर्टीज पर होल्ड मांगता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है परफेक्शन आने में। तो उसके लिए आप चिंता मत करो, वो धीरे धीरे करके हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, 2-3 चैप्टर ऐसे करेंगे जो हमें कम प्रैक्टिस मांगेंगे और इसके साथ साथ हम अपने प्रीवियस चैप्टर को भी अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब 3-4 चैप्टर हो जाएंगे तो इन सारे चैप्टर्स को एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे। इनके जो क्वेश्चंस बच रहे होंगे वो हम कर लेंगे, कोई और कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है वो रिपीट कर लेंगे, चाहे हमें 2-3 क्लास दोबारा लगानी पड़ जाए। लेकिन एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद हम दोबारा करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी आप लोगों के कुछ मेरे पास डाउट्स आए हुए हैं जो मैंने नोट कर लिए हैं, वो हम क्लास में करेंगे आज। लेकिन मैं चाहती हूँ उनको हम बाद में करें, लास्ट में हम अपने 15-20 मिनट, हाफ एन आवर उन डाउट्स के लिए रख लेते हैं। पहले फ्रेश माइंड से, पॉजिटिविटी के साथ, ज़्यादा एनर्जी के साथ हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस हमारी बुक में मैट्रिसेस दिया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पार्ट ICI मॉड्यूल हमारा डिटर्मिनेंट को भी कवर करता है। बहुत छोटा सा पार्ट डिटर्मिनेंट का भी इसमें कवर हो जाता है। अब ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो कुछ बच्चों के पास, जिनके पास 12th में मैथ्स था उन्होंने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, लेकिन जिनके पास 12th में मैथ्स नहीं था उन्होंने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा। जो बच्चे 12th में मैथ्स पढ़ चुके हैं उन्हें आइडिया होगा कि मैट्रिसेस में अगर हम इन्वर्स निकालने लगते हैं या प्रॉपर सॉल्व करने लग जाते हैं तो क्वेश्चन 2-2 पेज का एक्सटेंड हो जाता है और उसमें बहुत टाइम लगता है, कंसंट्रेशन लगती है। लेकिन हमारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है? 1 मिनट की। तो लिमिटेड है ये चैप्टर हमारे कोर्स में, और इसको आप खुद देखोगे 2 क्लास में आप फुल कॉन्फिडेंस, फुल एफर्ट्स और फुल करेक्ट आंसर्स के साथ अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, अब इतना इजी चैप्टर है और मैं ये भी बोल रही हूँ आपको कि 2 क्लास में हम विद परफेक्शन के साथ ये चैप्टर कर लेंगे, तो ये लगेगा इस चैप्टर की शायद इंपॉर्टेंस ना हो, इस चैप्टर की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगी, ज़्यादा वेटेज नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है। अगर हम प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज करते हैं तो एवरेज 3 क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर में से आ रहे हैं। अगर मैं मैथ्स के 40 क्वेश्चंस में से कहती हूँ 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आ रहे हैं, और सिर्फ हमें 2 दिन लगाने हैं, 2 दिन भी नहीं 2 घंटे लगाने हैं और कुछ नहीं करना, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है, बुरी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसको हर कोई आराम से कर सकता है। तो पहले इस चैप्टर में हमारे कोर्स में कितना है वो हम कर लेते हैं, कि हमारे पता होना चाहिए हमारे कोर्स में है कितना, जिससे जिन बच्चों ने किया हुआ है वो भी उससे क्लियर रहे कि इतना पार्ट हमें करना है अपने CA-CPT या CA फाउंडेशन के एग्जाम के लिए, और जिनके पास नहीं था उन्हें भी क्लियर हो जाए कि इस चैप्टर में ये पार्ट हमें करने हैं, बस इतना सा पार्ट करना है, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले हम इसका सिलेबस लिख लेते हैं कि मैट्रिसेस के चैप्टर में से क्या क्या पार्ट हमारे सिलेबस में है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे भेज रहे हैं कि प्रीवियस चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो लास्ट का हाफ एन आवर हम उसके लिए रखेंगे जिसमें हम अपने डाउट सॉल्व कर लेंगे प्रीवियस चैप्टर के। और टेंशन मत लो, अभी हम 2-3 चैप्टर फोकस के साथ अपने इजी चैप्टर लेकर लेते हैं, जिसमें से हम ये मान के चलते हैं कि 10 to 12 क्वेश्चंस आएंगे और विद इन 3 or 4 क्लासेस वो हम कवर कर लेंगे विद कॉन्फिडेंस, चाहे मैथ्स था या नहीं था, आता है या नहीं आता है। और इवन आप देखोगे कैलकुलेटर भी नहीं उठाना पड़ रहा उनके लिए, तो टाइम भी 1 मिनट भी नहीं लगने वाला, बहुत जल्दी जल्दी होने वाले हैं। तो ये हम कर लेते हैं, साथ साथ अब उस चैप्टर को प्रैक्टिस करते रहना, डाउट्स मार्क करते जाना। फिर हम 2 क्लास रख लेंगे जिसमें सारे चैप्टर्स को रिवाइज करा देंगे विद डाउट। ठीक है, पहले आप सिलेबस लिख लो कि मैट्रिसेस में क्या क्या हमारे कोर्स में है। फर्स्ट है हमारा डेफिनेशन, कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। अब MCQ आने वाला है तो कुछ भी आ सकता है, सिंपल डेफिनेशन भी टिक करने के लिए आ सकती है। देन
टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस इसलिए भी ज़रूरी है कि मुझे टाइप्स पता होगा तो इजीली मैं उसको सॉल्व कर पाऊंगी, कंसेप्ट को और बेटर क्लियर कर पाऊंगी। कई बार हमें ये आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ जाता है। देन अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा से तो पता चली गया, इसमें हमारी क्या आएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ये मेरा ए पार्ट था जो पूरा मैट्रिसेस को कवर कर रहा है। अब पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में आ जाता है मेरा डिटर्मिनेंट, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। और सेकंड आ जाता है इसमें हमारा क्रैमर्स रूल। ये हमारा सिलेबस है जो हमारे सीरीज फाउंडेशन में कवर हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने की। एक और अच्छी बात करते हैं, जब आप इसकी क्वेश्चन बुकलेट देखोगे, क्वेश्चन बुकलेट में आपको क्या दिखेगा कि अराउंड 29 to 30 क्वेश्चन हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि मैम 3 क्वेश्चन भी आएंगे और आप सिर्फ कह रहे हो कि 30 क्वेश्चन कर लो। तो हाँ, सिर्फ वो 30 क्वेश्चन अगर आप कवर कर लेते हो तो उसमें ईच एंड एवरी एस्पेक्ट कवर हो रहा है। आप ICI मॉड्यूल उठा लो, स्कैनर उठा लो या प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लो, सारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ ये चैप्टर छोटा है, इजी है, हर कोई कवर कर सकता है। मतलब कोई भी बच्चा जिसको थोड़ा सा भी मैथ्स आता है या नहीं भी आता, चलो भाई नहीं आता, बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता या बिल्कुल मैथ्स पसंद नहीं है, वो भी इस चैप्टर को कर सकता है। इतना इजी चैप्टर है, ये माइंड मेकअप करके चलो और आप खुद देखना 1 घंटे में मोर देन 90% चैप्टर हम कवर करने वाले हैं विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन। मैट्रिसेस होता क्या है? मैट्रिसेस होता है हमारा, इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of numbers, rectangular arrangement of numbers denoted by या denoted as this bracket। ठीक है, अब जब CA फाउंडेशन की बात करते हैं तो वो ये वाला ब्रैकेट भी यूज कर लेते हैं। जनरली ब्रैकेट रेक्टेंगुलर शेप का ही होता है, लेकिन वो इस ब्रैकेट को भी यूज कर लेते हैं मैट्रिक्स के लिए। जैसे मैं कहती हूँ कि मुझे फॉर एग्जाम्पल नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, ये नंबर है। ठीक है, ये तो सिंपल नंबर है, इसे मैट्रिक्स तो नहीं बोल सकती, लेकिन मैं इसको एक बॉक्स में लिख देती हूँ। मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बन गया, एक मैट्रिक्स बन गया। या मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6, ये क्या बन गया, एक मैट्रिक्स बन गया। या मैं कैसे लिख सकती हूँ, और सोचो और कौन से तरीके हो सकते हैं। अभी इसके इतने ही बनते हैं क्योंकि मैंने 4 कॉलम बना दिए, तो दूसरे में लिखने के लिए मेरे पास 4 कॉलम नहीं बचने वाले। तो ये हमारी फॉर्म आ गई जिस तरह से हमने नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स में अगर मैं अरेंजमेंट कर देती हूँ अपने नंबर्स का, तो वो क्या बन जाता है, मैट्रिसेस। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर हम नंबर्स को अरेंज कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा मैट्रिसेस। पहले आप इसका सिलेबस, आई थिंक मैं भूल गई हूँ, सिलेबस नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। फास्ट से सिलेबस नोट कर लो पहले। ठीक है, नोट कर लिया है। मैट्रिसेस की डेफिनेशन नोट कर लो। इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स डिनोटेड बाय ब्रैकेट्स। जनरली ये रेक्टेंगल ब्रैकेट होता है, लेकिन ICI के मॉड्यूल में ये ओवल शेप का ब्रैकेट भी दिया हुआ है, तो दोनों ही हम ठीक मान लेते हैं। अदरवाइज ये मेनली रेक्टेंगुलर ब्रैकेट होता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लिया कि मुझे कुछ नंबर्स दिए हुए थे, रैंडमली नंबर बिखरे हुए थे, तो वो क्या है, मैट्रिसेस नहीं है। लेकिन अगर मैं प्रॉपर बॉक्स पे उसको अरेंज कर दूंगी तो वो क्या बन जाएगा, मेरा एक मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है,
अब जैसे एक स्कूल में मैं कहती हूँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो हर बच्चे को पता होता है कि उसे स्कूल में एंटर करने के बाद किस क्लास में बैठना है और किस सेक्शन में बैठना है और किस सीट पे बैठना है, सब कुछ उसे पता होता है। तो ऐसे ही मैट्रिक्स की बात होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर मतलब वो कौन सी क्लास में है। ठीक है, मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, इसको हम पढ़ते कैसे हैं पहले आप ये समझो, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अगर मैं हॉरिजॉन्टली पढ़ रही हूँ तो ये क्या बन जाएंगी, रोज। कितनी रो बन गई, रो 1 रो 2। ठीक है, अगर हम हॉरिजॉन्टली पढ़ रहे हैं तो वो बन जाएंगी रोज। और इसको इस वाले पर्टिकुलर बॉक्स में कितनी रोज हैं, रो 1 रो 2 2 रोज हैं। देन अगर मैं वर्टिकली पढ़ रही हूँ तो क्या बन जाएंगे, कॉलम्स। इस वाले मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ठीक है, रोज कॉलम पढ़ने आ गए। एक और एग्जांपल लेते हैं, मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो चलो फास्ट फास्ट बताओ, इस वाले मैट्रिक्स में कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं, कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं, दोबारा जल्दी से बताओ मुझे, इस वाले मैट्रिक्स में कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं। कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं, ठीक है, काफी सारे आंसर आने शुरू हो गए हैं, फिर भी एक बार हम कर लेते हैं जिनको क्लियर नहीं हुआ। ये क्या हो जाएगा, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4। ठीक है, क्लियर। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो कॉलम 1 कॉलम 2। ठीक है, हमने देख लिया कितने रोज कितने कॉलम्स हैं। अब इसका ऑर्डर, इसकी क्लास कैसे पता चलेगी कौन सी क्लास में है ये। ऑर्डर लिखने के लिए हम एक मैटर फॉलो करते हैं, एक पैटर्न फॉलो करते हैं। पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ रोज, फिर हम लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हम ऑर्डर फॉलो करते हैं। नंबर ऑफ रोज कितनी थी, 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे, 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2/3। ऑर्डर क्या हो गया, 2/3। इसमें बताओ, इसमें मुझे जल्दी से बताओ कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं। 4 रोज दिख रहे हैं मैम, 4 रोज दिख रहे हैं मैम। कॉलम कितने दिख रहे हैं, 2। तो 4/2 हमारा ऑर्डर आ गया। ठीक है, क्लियर है। जनरली जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो ऑर्डर कैसे लिखा हमने, ऑर्डर लिखने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज को हम m से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम n से डिनोट करते हैं। तो ऑर्डर क्या बन गया मेरा, m इंटू n। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का एक ऑर्डर लिख सकते हो। एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ मैं यहाँ पर A B C D, इसका ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर क्या है, कितने रोज हैं इसमें, कितने रोज हैं, 2। कितने कॉलम्स हैं, 2। तो ऑर्डर क्या हो गया, 2/2। ऑर्डर क्लियर। ठीक है, अब ऑर्डर के बाद क्लास की बात की है, अभी सेक्शन की बात नहीं की। अब सेक्शन पे आ जाते हैं। ऑर्डर तो 2/2 है। अब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं। एलिमेंट्स क्या, जो उसके अंदर लिखे हुए हैं नंबर हमने, वो उसके एलिमेंट बन गए। एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं बाय स्मॉल a और b। स्मॉल अल्फाबेट से हम डिनोट करते हैं एलिमेंट को। ठीक है, जैसे मैंने एलिमेंट को लिखा A11 A12, या मैंने लिखा B11 B21, कुछ भी लिखा मैंने, उसका ये सेक्शन बता दिया। ठीक है, तो ऐसे ही इन सब एलिमेंट को डिनोट करने के लिए पहले मैंने स्मॉल a यूज कर लिया। ठीक है, ये जो वैल्यू है, ये वाला जो a है, ये कहाँ लिखा हुआ है, पहले क्या लिखना है हमें, रो, फिर क्या लिखना है, कॉलम। ये कौन सी रो में है, a कौन सी रो में आ रहा है, फर्स्ट में। कौन से कॉलम में आ रहा है, ये कौन सा कॉलम है हमारा, फर्स्ट। तो इसका अपना नंबर क्या हो गया, A11। ठीक है,
इस वाले बी की बात करते हैं अब हम। ये वाला एलिमेंट बी है, डिनोट हम ए से ही कर रहे हैं लेकिन नंबर अलग अलग हैं। अगर आपको ए बी सी डी कंफ्यूज कर रहा है तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 इसको लो भाई, पेज प्रॉब्लम आ रहा था, अब क्लियर है, ठीक है। अब 1 का नंबर कहाँ था, 1 कहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में। पहले हमेशा रो लिखना है फिर कॉलम लिखना है। रो को या आप पहले वाले को क्या मान लो, प्रेसिडेंट मान लो, दूसरे वाले को प्राइम मिनिस्टर मान लो, पहले वाले को मोदी मान लो, दूसरे वाले को अमित शाह मान लो। पहले हमें रो लिखना है फिर कॉलम लिखना है। ये ऑर्डर चेंज नहीं होने वाला, ये प्रेफरेंस चेंज नहीं होने वाली, चाहे मुझे ऑर्डर बताना हो, चाहे एलिमेंट का अपना खुद का नंबर बताना हो, कुछ भी बताना हो। थ्रू आउट द मैट्रिसेस आपको यही रूल फॉलो करना है कि पहले हमें नंबर ऑफ रोज लिखना है फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखना है। इस ऑर्डर को चेंज नहीं करना थ्रू आउट द मैट्रिसेस। कहीं पे भी पहुंच जाए, एंड ऑफ द मैट्रिसेस पहुंच जाएंगे, तब भी यही रूल फॉलो करेंगे, पहले रो फिर कॉलम, ठीक है। अब मैं 2 की बात कर रही हूँ, 2 का नंबर बताओ, 2 का अपना नंबर क्या है, कौन सी रो में लिखा हुआ है, फर्स्ट में। कॉलम कौन सा हो गया, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, तो ये कौन से कॉलम में है, सेकंड में, ठीक है, क्लियर है। थर्ड का मुझे बताओ, थर्ड का अपना नंबर क्या होगा, थर्ड को है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला नहीं करना है, सही नंबर बताओ, थर्ड का अपना नंबर क्या होगा, जल्दी से बताओ मुझे, थर्ड का नंबर क्या है, थर्ड का अपना नंबर क्या है, ठीक है, क्लियर होना शुरू हो गया। अब हम थर्ड का मतलब कौन सी रो में पहुंच गए, ये रो 1 थी, ये रो 2 है, तो कौन सी रो में पहुंच गए, सेकंड रो में। कॉलम कौन सा दिख रहा है, ये कौन सी लाइन है, कौन सा कॉलम है, फर्स्ट। फोर्थ के लिए, जब मैं फोर्थ के लिए बात करती हूँ तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, ऑर्डर सेक्शन समझ में आ गया। मैट्रिसेस होता क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज अ मैट्रिसेस, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं ब्रैकेट से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, मैट्रिसेस का ऑर्डर कैसे लिखते हैं, m into n, m stand for number of rows and n stand for number of columns। ऑर्डर का प्रेफरेंस यही रहने वाला है, चेंज नहीं होता। रोज कैसे पढ़ते हैं, अगर मैं हॉरिजॉन्टली स्टडी कर रही हूँ तो रोज आ जाएगा, और मैं वर्टिकली स्टडी करूंगी तो कॉलम्स आ जाएगा, ठीक है। हर मैट्रिक्स के जो नंबर्स लिखे हुए हैं हमने, उसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, उनका भी अपना एक एग्जिस्टेंस नंबर होता है। जैसे मैं कहती हूँ ए 1 कौन से नंबर पे है, 1 पे। इसके बेस पे एक एग्जांपल लेते हैं, पहले आप इतना नोट कर लो, फिर इसके बेस पे एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा। नोट कर लिया। अब कुछ स्टूडेंट्स ने पूरा जो सिलेबस था वो नोट करना रह गया है, तो एक बार मैं वो और शो कर देती हूँ, वो आप देख लो, जिनका रह गया है वो नोट कर लो।
ठीक है गौजल, नोट कर लिया आपने? सिलेबस तो वैसे भी बहुत थोड़ा सा था। आगे चलें। चलो, अभी हमने हर एलिमेंट का अपना नंबर कैसे निकालते हैं ये टॉपिक कवर किया था। हो सकता है टॉपिक में अभी थोड़ा सा डाउट रह गया हो, तो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे इसको क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स लिखा। हर मैट्रिक्स का जनरली हम एक नाम रख देते हैं, जैसे हर ह्यूमन बीइंग का एक नाम होता है, तो ABCD कुछ भी नाम हम एक मैट्रिक्स का लिख देते हैं, जिससे दो मैट्रिक्स अगर मुझे बताना हो तो मैं आराम से बता सकूँ, मैं कि वो फिंगर करके ना बताना पड़े या हाईलाइट करके पेन से लाइन खींच के ना बताना पड़े। सिर्फ मैं ये बता सकती हूँ मैं A मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ या B मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में जरूरी नहीं है एक ही मैट्रिक्स दिया हो, बहुत सारे दिए हो सकते हैं, तो मैं कैसे बताऊंगी। तो हर मैट्रिक्स को जनरली हम एक नाम दे देते हैं, वो आप कुछ भी दे सकते हो, ABCD, UVW, राम शाह मोहन, कोई भी नाम दो, ठीक है। इस मैट्रिक्स को मैंने एक A नाम दे दिया, और ये मैट्रिक्स लिख रही हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये एक मैट्रिक्स लिख दिया। सबसे पहले मुझे इसका ऑर्डर चाहिए। इसका ऑर्डर है क्या? ऑर्डर बताओ मुझे जल्दी से। रोज कितनी है? रोज काउंट करो। ये क्या हो जाएगी हमारी? रो 1, रो 2, रो 3। क्लियर? ये क्या हो जाएगी? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। तो ऑर्डर का नंबर क्या होता है? पहले क्या लिखनी है? रोज। रोज कितनी थी? 3। कॉलम्स कितने हैं? 4। तो ऑर्डर क्या हो गया? 3/4। ठीक है, क्लियर? अब इसके बेस पे मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ। मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि मुझे बताओ A21 कितना है, A13 कितना है, A33 कितना है, A24 कितना है, A14 कितना है। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इसके आंसर चाहिए मुझे। जल्दी जल्दी बताओ। A21 का अपना मतलब क्या है पहले हम ये देखते हैं। A21 मतलब पहले रो है फिर कॉलम है, सेकंड रो में पहुंच जाओ और फिर फर्स्ट कॉलम पे खड़े हो जाओ। ठीक है, गेम खेल रहे हैं हम। सेकंड रो में चले जाओ और फर्स्ट कॉलम पे खड़े हो जाओ, वहां पे जो लिखा होगा वो मेरा आंसर है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट रो सेकंड रो में चली गई, मतलब फर्स्ट रो और थर्ड रो तो मेरी बेकार हो गई। सेकंड रो में मैं पहुंच गई हूँ। सेकंड रो पे मुझे कहाँ खड़ा होना है? फर्स्ट कॉलम पे। ठीक है, पहले मैं सेकंड रो पे रुक गई, बाकी सब रोज मेरे लिए बेकार हैं, हटा दो, फाड़ दो, फेंक दो। ठीक है, फिर मुझे कहाँ रुकना है? फर्स्ट कॉलम पे। मैं फर्स्ट कॉलम पे रुक गई, तो मेरा आंसर क्या हो गया A21 का? 5। ठीक है, क्लियर? फिर मुझे बताना है A13 का आंसर बताओ। फर्स्ट रो पे रुक जाओ, आगे चलने की जरूरत ही नहीं है, आराम से काम करो। लॉकडाउन वैसे भी है, काम करने की आदत छूट गई है। फर्स्ट रो पे रुक जाओ, फिर थर्ड कॉलम पे खड़े हो जाओ, तो बताओ क्या आंसर बचा आपके पास, क्या आंसर मिला आपको? 3। फर्स्ट रो पे रुक गए थे, थर्ड कॉलम पे चले गए, आंसर क्या मिल गया? 3। A33। थर्ड रो तक चल के जाना पड़ेगा, थोड़ा धीरे धीरे काम करवा रहे हैं, मैट्रिसेस आ गया तो थोड़ा टेस्ट तो करेंगे हमें। थर्ड रो पे चले गए, थर्ड रो में से थर्ड कॉलम पे रुकना है, तो आंसर इज 11। A24। सेकंड रो पे जाओ, फोर्थ कॉलम पे देखो, तो आंसर क्या हो गया? 8। A14। फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, आंसर इज 4। क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। आप लोगों को भी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आज हम पार्टी करेंगे क्लास के बाद। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि हर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, उसके एलिमेंट का अपना एग्जिस्टेंस नंबर क्या होता है। ठीक है, अब ऑर्डर से रिलेटेड एक और पार्ट है, वो भी हम अभी कर लेते हैं, क्योंकि वो अगर हम अभी कर लेंगे तो ये चीज और पक्की भी हो जाएगी और वो पार्ट भी समझ में आ जाएगा। पहले ये एग्जाम्पल नोट कर लो अगर आपको नीड लग रही है तो। हो गया नोट डाउन? चले आगे। चलिए जी, अब मैं आपको ये कहती हूँ कि मुझे 8 के फैक्टर चाहिए। एट के फैक्टर चाहिए, फैक्टर ऑफ 8। 8 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 8 के फैक्टर मतलब किन किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 8 आने वाला है। तो मैम 1 × 8 कर दो, 8 × 1 कर दो,
2 × 4 कर लो, 4 × 2 कर लो, ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, यही कंसेप्ट हमें लगाना है मैट्रिसेस में। कैसे? मुझे कहा गया कि एक मैट्रिक्स बनाया मैंने, एक क्वेश्चन करवाती हूँ, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, फिर कंसेप्ट दोबारा बता दूंगी, लेकिन पहले क्वेश्चन से समझते हैं। तो अब ज़्यादा अगर मैं ऐसे बोलती जाऊंगी तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। पहले आप क्वेश्चन देखो, एक मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4, 3/4 का एक मैट्रिक्स गिवन है। हाउ मैनी एलिमेंट्स इन दैट मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे? फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है। हाउ मैनी मैट्रिक्स इन दैट एलिमेंट, हम ऊपर वाला एग्जाम्पल भी गो थ्रू कर सकते हैं, ये भी मेरा 3/4 था। इस एग्जाम्पल को अगर मैं कंसिडर करती हूँ, इस एग्जाम्पल को, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? मैम काउंट कर लेते हैं, पता चल जाएगा। या आपने तो काउंटिंग ही लिखी है 12 तक, तो 12 तक ही होने हैं, और ज़्यादा क्या होंगे, ये आंसर आ जाएगा। इससे बेटर आंसर क्या हो सकता है कि मैम जब 3 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं, तो कितने एलिमेंट होने चाहिए? मैं कहती हूँ कि मैंने 3 रो बनाई हुई है और हर रो में 4 बच्चे मैंने खड़े करे हुए हैं, तो उसका मतलब कितने स्टूडेंट्स को मैंने पीटी में अरेंज किया हुआ है? पीटी क्लास में 12। मतलब अगर मैं सिंपली ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दूं तब भी तो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकती हूँ। मैं काउंट क्यों करूं? ये तो नॉर्मल मैथ्स है। 3 रोज बनाई हुई है और हर रो में मैंने 4 बच्चों को खड़ा कर दिया, तो मेरी पीटी क्लास में कितने बच्चे हैं? 12। तो मैंने सिंपली ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई करा और अपना आंसर निकाल दिया। ठीक है, मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं है। अब मुझसे पूछा गया हाउ मैनी वेज 12 elements of matrices, 12 elements of matrix can be represent। 12 एलिमेंट्स वाले मैट्रिक्स को मैं कैसे कैसे लिख सकती हूँ? एक ऑर्डर तो 3/4 मैंने लिखा हुआ है, और कैसे कैसे मैं 12 एलिमेंट्स वाला मैट्रिसेस लिख सकती हूँ? बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं भाई, जिन भी ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा हो उतनी तरीके से मैं लिख सकती हूँ। जिन भी ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई करके 12 बन रहा हो उतनी तरीके से मैं मैट्रिक्स को लिख सकती हूँ, जिसमें 12 एलिमेंट ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। मतलब 12 नंबर मुझे कैसे कैसे मैं अरेंज कर सकती हूँ, ये पूछा गया है। क्लियर? कि जिन भी ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई करके 12 आएगा उस तरीके से मैं 12 एलिमेंट्स वाला मैट्रिसेस रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। मतलब वही फैक्टर वाली बात आ गई। अब 12 के फैक्टर लिख लो, 1 × 12, ठीक है, 12 × 1, और 3 × 4, 4 × 3, और बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, 6 × 2, 2 × 6। क्लियर? कि जिनको भी मल्टीप्लाई करके मेरा 12 बन रहा है उस तरीके से मैं 12 एलिमेंट्स वाला मैट्रिक्स लिख सकती हूँ। इसमें क्या होगा, एक रो होगी, 12 कॉलम होंगे। इसमें क्या होगा, 12 रो होंगी, एक कॉलम होगा। इसमें 3 रो होंगी, 4 कॉलम होंगे। इसमें 4 रो होंगी, 3 कॉलम होंगे। इसमें 6 रो होंगी, 2 कॉलम होंगे। इसमें 2 रोज होंगी, 6 कॉलम होगी। अब क्वेश्चन आता है, अगर एक स्टूडेंट मुझे कहता है मैम लिख के बताओ ये वाला टाइप 12 एलिमेंट्स को, 12 एलिमेंट्स तो मेरे 1 to 12 काउंटिंग थी, इस तरीके से भी लिख के बताओ हमें। तो लिखो भाई, आप लोग भी ट्राई करो। रो कितनी बनानी है? तो 2 डॉट बना लिया। कॉलम कितने बनाने हैं? 6, 1 2 3 4, स्पेस तो कम पड़ गया, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया। तो हम ये 2 कॉलम, 2 रोज और 6 कॉलम वाला लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम आ गए। 7 8 9 10 11 12, कितनी रोज है? 2, कितने कॉलम है? 6, और एलिमेंट कितने हो गए? 12। तो ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है कि इतने अगर एलिमेंट्स हैं तो आप कैसे कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको नोट करो, इसके बेस पे मैं आपको एक एग्जाम क्वेश्चन देती हूँ, उसके मुझे बताओ क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है। पहले ये नोट कर लो।
प्राची आपकी स्पीड अच्छी है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स के लिए हम 1-2 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ठीक है, नोट हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। मुझे एलिमेंट्स चाहिए, कितने चाहिए, कितने लेते हैं, पहले लेते हैं। मुझे एलिमेंट्स चाहिए 18 एलिमेंट्स चाहिए। अब इसमें बताओ 18 एलिमेंट्स वाले मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? हाउ मैनी वेज मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंट? 18 स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पीटी क्लास में अरेंज करना है। बताओ कौन कौन से तरीके से मैट्रिक्स बन सकता है, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। जल्दी बताओ, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है जी, 18 के फैक्टर लिखने कोई आसान काम है? ये तो मैंने मुश्किल सोचा था, लेकिन मुश्किल खुद मेरे दिमाग में नहीं आया। आज तो लॉटरी लगी रही है। 18 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, और क्या हो गए? 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, और बताओ 2 की टेबल में भी तो 18 आता है, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में हमने लिख लिया, 7 की टेबल में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 का हमने लिख लिया, 10 में नहीं आता, बाकी सारे हमारे रिपीट में आ गए। ठीक है, क्लियर? इतना पार्ट क्लियर। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कवर होता है डेफिनेशन वाला। डेफिनेशन ये सब पार्ट इंक्लूड करती है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बोल देने से मैट्रिक्स कवर नहीं हुआ। मैट्रिक्स को अरेंज किया तो उसका एक ऑर्डर भी होगा। ऑर्डर है इसका मतलब एलिमेंट्स लिखे हुए हैं तो हर एलिमेंट्स का भी अपना एक नंबर होगा। तो ये सब चीज़ें हमें कवर हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। तो मैट्रिक्स कवर हो गया, क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स है क्या। अरेंजमेंट कर रहे हैं नंबर्स का, हर नंबर को एक एग्जिस्टेंस नंबर अलॉट कर रहे हैं, जिसमें पहला रो है, दूसरा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही हम ऑर्डर की बात करते हैं तो पहले नंबर ऑफ रोज और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। अब बात आ गई रो कॉलम कैसे पता चलेंगे। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टली पढ़ रही हूँ, कोविड चल रहा है, कोरोना चल रहा है, हम लेटे ही रहते हैं, लेटे लेटे पढ़ रहे हैं, तो रोज, खड़े होके पढ़ेंगे तो कॉलम। क्लियर? रोज और कॉलम को डिनोट करने के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं? m इंटू एन। इसको आईजे से कंफ्यूज मत करना, आईसीआई मॉड्यूल m इंटू एन कवर कर रहा है, एक्सप्लेन करके चल रहा है, तो हम m इंटू एन को फॉलो कर रहे हैं। अदरवाइज जिन्होंने 12th में पढ़ा है वो आईजे लिखते थे, तो उसको कंफ्यूज मत करो, वैसे भी बात एक ही है। हमें एक प्रॉपर सिंबल यूज करना है जो थ्रू आउट द चैप्टर लेके चलना है। तो m इंटू एन करें, i इंटू जे करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, उसके बाद हमने किया कि किसी मैट्रिक्स के कितने एलिमेंट, टोटल एलिमेंट होंगे, ये कैसे पता चलेगा? ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एलिमेंट आ जाएगा। उस एलिमेंट्स को हम कितने तरह से मैट्रिक्स बना सकते हैं, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमारा क्या था? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस कितने टाइप का हो सकता है? जब मैं इतने सारे तरीके से लिख रही हूँ तो बहुत सारे टाइप्स भी इसके हो सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप, सिंपल सिंपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप की बात कर रही हूँ मैं, रो मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप हो गया रो मैट्रिक्स। इफ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो। अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है तो वो हमारा रो मैट्रिक्स बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मैट्रिक्स ले लो, ए मैट्रिक्स मैंने लिया, 1 2 3, एक ही रो है, कॉलम से हमें कोई मतलब नहीं है, रो एक होनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बी का, ए बी, इसमें भी एक रो है हमारी, लेकिन मेरे को ऑर्डर जानना है आपसे, मुझे ऑर्डर की प्रैक्टिस करवानी है, क्योंकि ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैट्रिसेस की, जो थोड़ी देर बाद आपको और क्लियर हो जाएगी। इसका ऑर्डर बताओ मुझे, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? कितनी रो है मैम? एक ही है, वो तो अभी आपने डेफिनेशन में भी लिखी है, एक ही रो वाला लिखा है, तो रो तो एक हो गई। चलो यहाँ भी रो एक हो गई, इसमें तो पूछने वाली बात ही नहीं है, खुद ही बता रही हूँ, खुद ही पूछने कोई फायदा नहीं। कॉलम्स बताओ, ए मैट्रिक्स में कितने कॉलम है?
ए मैट्रिक्स में कितने कॉलम है? 1, ऐसे पढ़ेंगे ना, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कितने कॉलम हो गए? 3। इसमें कितने हो गए? 1 2 2। क्लियर? सेकेंड, कॉलम मैट्रिक्स। अब रो करा है तो कॉलम को नहीं पढ़ेंगे तो वो तो बुरा ही मान जाएगा। कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में क्या था? सिंगल रो। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होने वाला है? ऑब्वियस सी बात है, सिंगल कॉलम। अब इस मैट्रिक्स का नाम लिखना भूल गए भाई। ए मैट्रिक्स का नाम ले लिया मैंने ABC। अगर आप डेफिनेशन फॉर्म में अपने बेटर के लिए लिखना चाहते हो तो लिख लो, अदरवाइज इनकी डेफिनेशन हमें नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इफ मैट्रिक्स हैज ओनली 1 कॉलम, अगर सिर्फ एक कॉलम है तो वो क्या बन जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4, ये लिया मैंने। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, फास्ट फास्ट। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ क्या होगा? ए और बी दोनों का ऑर्डर चाहिए मुझे। पहले रोज लिखनी है, फिर कॉलम्स लिखने हैं। कॉलम्स तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। रोज बताओ, फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने रोज हैं? फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने रोज हैं? 1 2 3। सेकेंड मैट्रिक्स में कितने रोज हैं? सेकेंड मैट्रिक्स में कितने रोज हैं? जल्दी जल्दी काउंट करो। सेकेंड मैट्रिक्स में कितने रोज हैं? 1 2 3 4, 4 रोज हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट हम करते हैं जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये शाहरुख खान की जीरो मूवी की तरह है, सारे इसमें अंडे हैं। इफ all the elements of matrices, if all the matrix elements of matrix are 0, अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 बन जाएंगे तो वो जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 0, तो ये क्या बन गया? मेरा जीरो मैट्रिक्स बन गया। जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जीरो और नल एक ही चीज होती है, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ नहीं है। ठीक है, पहले 3 टाइप्स नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। लिखने की स्पीड बढ़ गई है या मेरे समझ नहीं रहे, सीधा सीधा लिख रहे हो? ठीक है, अब सबका नोट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी हमारा टाइप चल रहा है, 3 टाइप्स हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल इन मैट्रिसेस, अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएंगे तो वो मेरा क्या बन जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज क्या थे? इसका मतलब क्या हो गया? m और n क्या होना चाहिए? मेरा इक्वल होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका एक एग्जांपल लेती हूँ। अगर मैं सपोज आपको कहना चाहती हूँ कि मैं 2 रो ले रही हूँ तो मुझे कॉलम कितना लेने चाहिए अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ? अगर मैंने 2 रोज लिखे हैं तो मुझे कॉलम्स कितने लिखने चाहिए अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ? जैसे हमने ज्योमेट्री में स्क्वायर पढ़ा है, L = B, लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होनी चाहिए, वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ। अगर मैंने 2 रोज ली हैं तो कॉलम्स कितने होने चाहिए? 2, तभी तो वो स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब कोई भी वैल्यू मैं इसमें डाल सकती हूँ जो मुझे अच्छी लगे। मैंने ABCD डाल दी। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अब मैं बड़ा लिखना चाहती हूँ, 3/3 का। 3 रोज लिए तो ऑब्वियस सी बात है 3 कॉलम्स लिखने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
3 रोज और 3 कॉलम्स बना दिया। ये हमने पढ़ लिया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स जब हमने पढ़ा तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बेस पे कुछ और टाइप्स हमारी बनती हैं, मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, लेकिन उसमें कंडीशन है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी वो कंडीशन अप्लाई होंगी, अदरवाइज नहीं। तो हम इसका ही पार्ट करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट बन गया, फोर्थ का फर्स्ट। फोर्थ के सेकंड में मैं लेती हूँ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले तो डायगोनल समझना पड़ेगा। हमने ये एक मैट्रिक्स लिखा है, ये मेरा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल डायगोनल। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि ये है क्या। जब हम ऐसे लेफ्ट से राइट की तरफ, बॉटम की तरफ जाते हैं, टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट की तरफ जाते हैं, जो लाइन हमारी बनती है वो डायगोनल होती है, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। आगे की जो भी मेरी एक्सप्लेनेशन है वो इसी वर्ड को लेके है, तो ये वर्ड क्लियर होना चाहिए कि प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल है क्या। जैसे अब मुझे इस मैट्रिक्स में चाहिए, इस मैट्रिक्स में मुझे प्रिंसिपल डायगोनल बनाना है। मैं लेफ्ट, टॉप लेफ्ट से शुरू कर रही हूँ, बॉटम राइट की तरफ जा रही हूँ। तो ये मेरा क्या बन गया, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। इस कंसेप्ट को मैं 2 बार 3 बार समझा रही हूँ, इसको ध्यान से समझो तो आगे की पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यहाँ हम आराम से रुक के चलेंगे, चाय वाय पी के आगे चलेंगे। यहाँ पे हमें टाइम देना है तो आगे का हम आराम से क्लियर कर लेंगे, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ यहाँ पर एक वर्ड सीखने पे मेहनत कर लो, क्योंकि हर पार्ट पे मैं ये वर्ड बोलती जाऊंगी, समझ में कुछ आएगा नहीं, ऊपर से चला जाएगा तो हम दोनों ही सर पकड़ के बैठ जाएंगे, फायदा क्या है। तो पहले इस पे फोकस करते हैं, इस पार्ट को अच्छे से समझो। टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट की तरफ एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, एक बॉक्स आपको ड्रॉ करना है। ये जो बॉक्स बनेगा ये हमारा होगा प्रिंसिपल डायगोनल। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चे मुझे बोल सकते हैं, मुझे नहीं पता अभी आप लोग मुझे बोल रहे हो या नहीं बोल रहे, कि मैम ऐसे भी तो बना सकते थे, आपको इससे क्या प्रॉब्लम है। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल काउंट नहीं होगा। प्रिंसिपल डायगोनल टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट की तरफ ही जाएगा। आप टॉप राइट से बॉटम लेफ्ट की तरफ जाते हो तो वो मेरा प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल नहीं कहलाएगा। आगे के सारे टाइप्स इसी पे बेस्ड हैं, तो इसको अच्छे से समझो, इसको नोट भी करो, क्योंकि मैं 2 मिनट यहाँ पे रुकना चाहती हूँ कि आप एक बार नोट करते टाइम और फोकस करो, प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल है क्या। चलो नोट करो इसको। कोई बात नहीं यार, चाय बना लो, अभी तो मुझे बाकी टाइप्स कराने हैं। बनाना कड़क, तभी हम अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल का मतलब क्या है। ठीक है, अब हमें करना है डायगोनल मैट्रिक्स। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रही हूँ, एग्जाम के हिसाब से मुझे डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। डेफिनेशन मैं छोटी सी इसलिए लिख रही हूँ कि आप पढ़ के उस चीज़ को और बेटर क्लियर कर लो। सिर्फ हमारे पढ़ने के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए वो डेफिनेशन है, इसकी टेंशन मत लेना कि मैं इसमें थ्योरी कहाँ से पढ़ाने लग गए। ठीक है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ principal diagonal are exist and remaining are 0। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ ना कुछ होंगे, बाकी सब 0 होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ, पहले मैंने क्या किया, इसको छोड़ दिया। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ दिया,
बाकी 0 लिख लिए। अब मैं यहाँ पे 3 भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, कुछ भी नंबर लिख सकती हूँ। और एक एग्जांपल लेती हूँ। मैंने लिखा 1 0 0 0 5 0 0 0 10। तो मेरा क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल एग्जिस्ट कर रहा है और बाकी सब क्या हो गए, 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसका थर्ड, स्केलर मैट्रिक्स। अब कंडीशन आती है कि ये नंबर तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट लिख दिए थे, अगर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सारे सेम हो जाएं, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर सेम एंड रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर 0, तो वो क्या बन जाएगा, स्केलर। मीन्स क्या एग्जाम्पल लिया अब आपने, 3 0 0 3, या फिर एक एग्जाम्पल हमने लिया 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हमारे जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं सेम चल रहे हैं, कुछ भी हो लेकिन सेम होने चाहिए, तो वो स्केलर बन जाएगा। नोट करने के लिए मैं आपको टाइप दूंगी, आराम से नोट करना। इसका एक और इससे मिलता जुलता पार्ट है, पहले वो कर लेते हैं फिर आप नोट करना। मेन अभी समझने पे फोकस करो, आराम आराम से चलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये चैप्टर वैसे भी इतना क्यूट सा प्यारा सा चैप्टर है, 2 दिन में परफेक्शन के साथ होने वाला है। और 3 मार्क्स तो अब वैसे ही सेफ हो गए, और रेशियो प्रपोर्शन भी आप साथ साथ प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, फोर्थ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, 2 नाम है इसके। ठीक है, अभी तक क्या होता था, कोई भी मैट्रिक्स लिखती थी, मेरे को जो नाम अच्छा लगता था, जो अल्फाबेट अच्छा लगता था, मैं लिख देती थी। लेकिन इस मैट्रिक्स को हम शो करते हैं आई से। अब आई, इसके लिए स्पेशल अटेंशन क्यों, बाकी सबको तो जो मन आ रहा है वो लिख रहे हैं, जो यूज करना है वो यूज कर रहे हैं, इसके लिए स्पेशल अटेंशन क्यों। इसका स्पेशल अटेंशन इसलिए है कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इस मैट्रिक्स को लिखो या उठा के 1 लिख दो, बात एक ही होने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का मैट्रिक्स होता है, जो हमारी कैलकुलेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। बहुत जगह हम इसको यूज करते हैं, तो इसके ऊपर तो आसमान के सारे तारे बना दो तो भी कम ही पड़ेंगे। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमने लिया, इफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल are 1 and rest are 0। जैसे एग्जाम्पल लिखा मैंने, ए लिख रही हूँ, जनरली हम इसको आई से ही लिखते हैं क्योंकि इसका आंसर 1 आने वाला है। ये मैंने किस ऑर्डर का लिख लिया, 2/2 का। अब मैंने लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि मैम ये तो आप वैसे भी बता सकते थे, आपने ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर ही क्यों बता रहे हो, इसके क्यों सब सेक्शन बना दिया, आप 5 6 7 8 काउंटिंग भूल गए क्या, काउंटिंग नहीं आती क्या, आती है भाई, काउंटिंग आती है, 10 तक तो आती है, आगे का पता नहीं, आगे चल के तो कैलकुलेटर उठा लेती हूँ। इसको मैंने इसके अंडर इसलिए लिखा क्योंकि ये तीनों ही कंडीशन तब पॉसिबल हैं जब मैट्रिक्स मेरा कौन सा हो, स्क्वायर मैट्रिक्स। अदरवाइज ये टाइप एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसलिए मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के हेड के अंडर ये आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप भी ये बात नोटिस करो और अपने माइंड में स्टोर करो। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं।
इट इज रिमेनिंग ठीक है, नोट कर लिया। अब जो प्रॉब्लम आ रही है, एक तो 4x4 मैट्रिक्स ऑर्डर का मैट्रिक्स चाहिए, तो चलिए 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0। ये हमारा बन गया 4x4 का। ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर स्केलर करना होगा तो 1 1 1 की जगह मैं 4 4 4 5 5 5 कुछ भी डाल सकती हूँ, सेम नंबर डालना है। अगर मुझे डायगनल की बात करनी है तो मैं यहाँ पे डिफरेंट नंबर पुट कर दूंगी, 1 2 3 4 ABCD EFG कुछ भी मैं डाल सकती हूँ। लेकिन जो भी करना है प्रिंसिपल डायगनल के साथ करना है। बाकी सारे मेरे क्या रहने वाले हैं, 0 रहने वाले हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम मेरे पास आई है लीडिंग डायगनल की। लीडिंग डायगनल एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि वो पार्ट वैसे भी इंपॉर्टेंट है, मैं खुद से भी करवाना चाहती थी उसको दोबारा। लीडिंग डायगनल टॉप लेफ्ट से चलना है, टॉप लेफ्ट से चलना है और राइट की तरफ जाना है। जो मेरा सेक्शन कवर हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, उसको मैं बोलूंगी प्रिंसिपल डायगनल। क्योंकि यहाँ से चल के भी तो यहाँ आ सकती हूँ, क्रॉस तो ऐसे ही बनता है ना। मुझे ये वाला क्रॉस चाहिए, ये वाला क्रॉस चाहिए मुझे, जो मेरे लेफ्ट से शुरू हो रहा है और राइट की तरफ जा रहा है। इस तरह से जो लाइन बनेगी वो मेरा प्रिंसिपल डायगनल होगा। प्रिंसिपल डायगनल और लीडिंग डायगनल एक ही चीज़ होती है। ठीक है, इतना पार्ट कवर। और अभी फोर्थ के सब सेक्शन ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी बच रहे हैं 2 और बच रहे हैं जो हमारे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 12th में पार्ट में कवर नहीं हो रहे थे लेकिन CA मॉड्यूल में कवर हो रहे हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम इसका 5th पार्ट करते हैं, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म, ठीक है। अब ये वाला उसी की तरह है जैसे ना मम्मी बच्चों को बोलती हैं, एक्चुअली में डांट रही होती हैं लेकिन ढंग से नहीं डांट रही होती, बच्चे को पता चल जाता है हाँ डांट रही हैं। ये उस तरह का फॉर्म है। इसमें क्या होता है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बिलो प्रिंसिपल डायगनल आर 0। बात हम अबर की कर रहे हैं, कंडीशन हम बिलो की लिख रहे हैं। ये है ये मैट्रिक्स जो ध्यान में देखनी है आपको। प्रिंसिपल डायगनल के बिलो वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 हो जाएंगे तो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बनेगी। जैसे एग्जांपल आप लो, मैंने लिखा 1 2 3, ठीक है। अब प्रिंसिपल डायगनल तो ऐसे चल रहा है, ये मेरा प्रिंसिपल डायगनल है तो इससे ऊपर वाले ही 0 नॉन 0 होंगे, इससे नीचे वाले तो 0 लिखने हैं। तो मैंने ये वाला नहीं लिखा, यहाँ पे मैं लिख दिया 3 4, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 5, क्योंकि मेरा डायगनल बन गया। ठीक है, अब डायगनल से इधर वाले फिल करो। तो प्रिंसिपल डायगनल के बिलो वाले अगर सारे एलिमेंट मेरे 0 हो जाते हैं तो वो क्या बन जाती है, अपर ट्रायंगुलर। ये अपर की कंडीशन है लेकिन एलिमेंट कौन से 0 करने हैं, नीचे वाले। इसको आप दूसरी कंडीशन से भी लिख सकते थे कि अपर एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगनल आर नॉट जीरोस, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लर्न करने में इजी हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। आप वैसे भी लिख सकते। ठीक है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगनल बिलो प्रिंसिपल डायगनल आर 0, तो वो क्या बच जाता है, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। इसी को लिखो लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पेज अभी मैं टर्न कर दूंगी, आप नोट कर लेना। पहले ये वाला कंसेप्ट समझ लेते हैं, लोअर ट्रायंगुलर। अब ये भी वो वैसे ही है, इसमें कौन से एलिमेंट 0 होंगे, प्रिंसिपल डायगनल के लोअर वाले, अपर वाले, बताओ जल्दी से कौन से 0 होंगे।
if all the elements of all the elements above the principal diagonal are 0. लोअर है तो अबव की कंडीशन चल रही है, और अबव होता तो लोअर की कंडीशन चलती. अब इसको लिखेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है. और अबव वाले 0 करने हैं, मतलब नीचे वाले में लिख सकती हूँ 4 3 1, ये मैंने लिख दिया. और अपर वाले में क्या करूँगी, अब 0 बनाने वाली हूँ, तो लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म. ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया. अपर ट्रायंगुलर फॉर्म और लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म. अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में क्या होगा, जो प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो जितने भी एलिमेंट लिखे होंगे वो सारे 0 हो जाएंगे. और लोअर में क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल के अबव जितने भी एलिमेंट लिखे होंगे वो सारे हमारे 0 हो जाएंगे. ठीक है, क्लियर. पहले ये नोट कर लो, फिर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला पेज टर्न कर दूंगी, वो नोट कर लेना. ठीक है, सबने नोट कर लिया. एक बार मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला और दिखा देती हूँ, वो नोट कर लो पहले, फिर आगे चलते हैं. आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हो जाते हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर 1 आता है. सॉल्व कैसे करेंगे, वो हमारा डिटर्मिनेंट पार्ट बी वाला पार्ट है, जहां पर हम पहुंचेंगे. ठीक है, नोट हो गया. चलिए, फोर्थ सेक्शन हमारा, फोर्थ वाला टाइप हमारा फाइनली, फोर्थ वाला टाइप खत्म हो गया और हम फिफ्थ क्लास में आ गए. फिफ्थ वाला सब मैट्रिक्स. सब मैट्रिक्स मतलब बेबी मैट्रिक्स, छोटा सा प्यारा सा मैट्रिक्स. ठीक है, अब हमने इसको एक एग्जांपल से समझो. फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 5 6 7 8 9. ठीक है, इसका मुझे सब मैट्रिक्स है, तो इसका एक पार्ट लिख लूंगी मैं, कोई भी एक पार्ट. ऑर्डर नहीं चेंज करना, ऑर्डर वही लिखना है. बीच में से कुछ घटा कम कर सकती हूँ, बढ़ाने की तो बात नहीं सोचनी है. उसी का पार्ट है तो बढ़ाएंगे कैसे, कम कर सकते हैं. सब मैट्रिक्स मतलब मेन मैट्रिक्स का एक छोटा सा पार्ट, उसको कहते हैं सब मैट्रिक्स. अब मैं सोच रही हूँ 1 लिख लेती हूँ, 2 नहीं मुझे अच्छा लग रहा, 2 को मैंने छोड़ दिया. ठीक है, 3 लिख लिया. इस पूरी लाइन से मुझे अच्छी नहीं लग रही है तो कुछ इसको छोड़ दी. यहाँ पर भी मैंने 2 छोड़ा था तो मुझे 8 छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो करते हैं. तो मैंने क्या लिख लिया 7 9. तो ये क्या बन गया, मेरे मेन मैट्रिक्स का एक पार्ट बन गया, जिसे कहते हैं सब मैट्रिक्स. तो पार्ट ऑफ अ मैट्रिक्स इज सब मैट्रिक्स. कुछ नया नहीं लिख सकती, ऑर्डर नहीं चेंज कर सकती कि मैं 9 लिख दूँ 7 लिख दूँ, ये नहीं कर सकती मैं. तो इसको कहते हैं सब मैट्रिक्स. और जनरली इसका यूज़ भी नहीं है. जैसे उस पर हमने बहुत सारे सितारे बनाए थे,
इस पे तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, इसको तो इग्नोरेंस लिख दो इस पे तो, ठीक है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सब मैट्रिक्स क्या है, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन जिस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस चाहिए, जिस पे ज़्यादा हमें फोकस करना है वो भी हाईलाइट करना है, और जो हम सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं वो भी हमें पढ़ना है, ठीक है। क्लियर, नोट कर लिया, इसमें तो कुछ नोट करने जैसा भी नहीं है। नेक्स्ट, इक्वल मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सब मैट्रिक्स क्या होता है, पार्ट ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स, जैसे इस मैट्रिक्स को मैं फॉलो करती हूँ, एक और इसका सब मैट्रिक्स लिख लेते हैं। एक तो हमने लिखा, एक और सब मैट्रिक्स लिखते हैं। अब मुझे क्या, 2 अच्छा लगने लग गया, ठीक है, 2 मुझे अच्छा लगने लग गया। मैंने लिखा 1 2 4 5, 1 2 4 5, थर्ड रो छोड़ दी, ये वाला कॉलम छोड़ दिया, ये तो मैट्रिक्स का पार्ट सब मैट्रिक्स होता है। कुछ नया एलिमेंट नहीं डाल सकती, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकती, मैं 2 1 नहीं लिख सकती, 1 2 ही लिखूंगी, बीच में से कुछ छोड़ सकती हूँ, इग्नोर कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, वो होता है सब मैट्रिक्स, ठीक है। क्लियर, नेक्स्ट करते हैं अब इक्वल मैट्रिक्स। अब हम सब लोग क्या है, एक ही बोट पे चढ़े हुए हैं और अल्टीमेटली क्या चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, ठीक है। सब एक ही बोट पे हैं, सब फोकस कर रहे हैं, सीए बनना है। अब इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, जब दो मैट्रिक्स बिल्कुल सेम हो, बिल्कुल सेम हो, वो इक्वल मैट्रिक्स आता है। जैसे मैं कहती हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। अब बात आती है कि मैम ये थोड़ी ना हमारे सिलेबस में आने वाला है, ये तो फर्स्ट सेकंड का बच्चा भी बता देगा, ये देखने में सेम सेम है। तो सेम कंपनी की चॉकलेट दे दोगे और पूछोगे सेम है, तो हम ऑब्वियस सी बात है ना, यही बोलेंगे सेम है मैम, कंपनी सेम है, साइज सेम है, दोनों 5 रुपीज़ वाली हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब इक्वल मैट्रिक्स यूज़ कैसे होता है, यहाँ पर भी हम स्टार बनाने वाले हैं बहुत सारे, क्योंकि ये वाले कंसेप्ट पे 1 मार्कर के क्वेश्चन करना बहुत ईजी होता है। बस थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए है क्या, रूल क्या लगाना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन को पॉसिबल नहीं है कि 1 मिनट में हम अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या आता है, इफ एलिमेंट ऑफ वन मैट्रिक्स इक्वल टू corresponding element of another matrix। अभी क्या कर दिया, बड़ी भारी भारी भाषा लिख दी, क्या हो गया अब तो, अभी कुछ भी नहीं हुआ। अब हुआ क्या है, डेफिनेशन बाद में नोट करना, पहले समझो हुआ क्या। मैंने अब 2 मैट्रिक्स ऐसे वाले नहीं लिखे, बच्चों वाले, अब मैंने आपके लेवल के हिसाब से लिख रही हूँ। ये 2 मैट्रिक्स बोला गया है इक्वल है। अगर मुझे सीधा सीधा दिया होता है x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, मेरे को दिख रहा है कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। लेकिन वो क्या कहते हैं, सीधा सीधा हमें कुछ नहीं बताना चाहते, घुमा फिरा के ले जाना चाहते हैं। किराया बढ़ जाएगा, टैक्सी फेयर बढ़ जाएगा, तो घुमा फिरा के हमें ले जा रहे हैं, GPRS लगवा नहीं रखा इसलिए ज़बरदस्ती घुमा रहे हैं। लेकिन हमें उस घूमने में टेंशन नहीं लेनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। हमें क्या करना है, इक्वल का साइन दिया हुआ है, यहाँ भी 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, यहाँ भी 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, हर एलिमेंट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल है। मतलब a यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, तो 1 यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, तो कंक्लूजन क्या निकला, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है, इतना इजी क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमें जो क्वेश्चन आएगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई 3 1 इक्वल टू, क्या वैल्यू लेते हैं 2, यहाँ पे ले लेते हैं 5 3 1, ये हमने एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। वही रूल लगने वाला है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा, तो क्या वैल्यू निकली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 3 इज इक्वल टू 3 है हमें पता है, 1 इज इक्वल टू 1 है हमें पता है,
इससे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें वैल्यू निकालनी है x की और y की, तो हमें तो इन दो इक्वेशन से प्रॉब्लम है, इनसे तो कोई काम ही नहीं है, इनको तो छोड़ो। इसको हमने क्या सिंपल मैथ्स का रूल लगाया, y से y कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7/2। जब x की वैल्यू हमारी 7/2 आ गई, पुट इन 1, फर्स्ट इक्वेशन में मैं इसको रख देती हूँ। तो 7/2 प्लस y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 माइनस 7/2। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो तो आंसर क्या आ जाएगा, -3/2। तो हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। इस तरह से हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स के कंसेप्ट को यूज करते हैं और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसको नोट करो। फिर मुझे आपसे एक चीज़ और पूछनी है, आप क्या चाहते हो, आज हम अब डाउट सेशन ले लें या इसका थर्ड पार्ट कर लें? मुझे इसका रिप्लाई करो फास्ट, मैं उसी हिसाब से करूँगी डाउट के लिए, क्योंकि मुझे 20-25 मिनट चाहिए। तो आप मुझे बताओ, डाउट सेशन ले लें या फिर मैट्रिक्स कंटिन्यू करें? बताओ मुझे इसका आंसर, और नोट डाउन भी करो। ओके जी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मुझे डाउट सेक्शन के लिए बोल रहे हैं, तो मैं भी यही चाहती हूँ डाउट सेशन कर लेते हैं, क्योंकि कल हम मैट्रिक्स का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, तो उसमें मैं डाउट्स बीच में नहीं लाना चाहती। तो आज हम डाउट सेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद डाउट सेशन हमारा 2 या 3 चैप्टर के बाद हम रखेंगे, इससे पहले नहीं रखेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहो, मार्क करते रहो, और मुझे जो प्रॉब्लम्स अब आप भेजोगे सिर्फ इस चैप्टर से रिलेटेड भेजोगे, उसके डाउट्स मैं आपको बताऊंगी, तब आप मुझे बताएंगे, उस हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, आज जो मेरे पास डाउट्स आए हुए हैं, आज हम वो ले लेते हैं। पहले आप ये नोट कर लो। एक प्रॉब्लम आ रही है यूनिट मैट्रिक्स की। एक बार यूनिट मैट्रिक्स का कंसेप्ट कर लेते हैं। हम मुझे भी दिख गया है कि आप लोग ज़्यादातर कंटिन्यू पे शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ अब मैं डाउट्स ही कर लूँ, क्योंकि कुछ बच्चों के डाउट जो पड़े हुए हैं वो मैं अभी 2-3 दिन नहीं लूँगी, तो इसलिए बेटर है हम आज उन्हें कर लेते हैं, जिससे उनके बहुत पेंडिंग हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम फेस करेंगे वो स्टूडेंट्स, और आप भी उसको कवर कर सकते हो आराम से। रेशियो प्रपोर्शन के चैप्टर हैं, वो क्वेश्चन हमने किए भी नहीं हुए हैं क्लास में, तो बेटर रहेगा आज हम उसको ले लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो भी बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो बीच में मैं डाउट सेशन नहीं रखूँगी। तो आज हम कल लगा देते हैं, उसमें हाफ एन आवर, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन उससे पहले यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स में यूनिट वर्ड आ रहा है। यूनिट का मतलब होता है आंसर क्या आना चाहिए, 1। 1 को इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए बना दिया i, बात एक ही है। ठीक है, अब i को भी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। यूनिट को 1 लिख दिया, तो i के लिए हमने क्या बना दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब मैं यूनिट बोलूं, 1 बोलूं, आई बोलूं, आइडेंटिटी बोलूं, मैं एक ही चीज़ की बात कर रही हूँ, कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है, मैं एक ही चीज़ की बात कर रही हूँ। इसका आंसर मेरा हमेशा 1 आता है। इसको आई भी बोल सकते हैं, इसको 1 भी बोल सकते हैं, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं।
ठीक है। अब आई मैट्रिक्स होता क्या है? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर 1 एंड रेस्ट आर जीरोज, तो हमारा क्या बच जाता है? आइडेंटिटी। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 होने चाहिए और बाकी सारे 0 होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1 0 0 1, प्रिंसिपल डायगोनल क्या दिख रहा है? 1, बाकी सारा क्या दिख रहा है? 0। एक मैट्रिक्स मैंने लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, प्रिंसिपल डायगोनल 1 छोड़ दिया, बाकी सारों को 0 बना दिया। अब आप कहोगे मैम आपने ए और बी नाम दे दिया। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ये रहने आई वाले हैं। बहुत जगह हमें आई मैट्रिक्स दिया होता है, सिर्फ आई लिखा होता है, लेकिन हमें सिंप्लीफाई के लिए इस मैट्रिक्स को वहां पुट करना पड़ता है। ठीक है, यही रूल आप जीरो मैट्रिक्स में भी कर सकते हो। अगर आपको कहीं पे भी दिया हुआ है 0, तो इसका मतलब वो जीरो मैट्रिक्स है। अगर आपको सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ रहा है या आपने सॉल्व करके आपके सारे एलिमेंट 0 आ गए, तो आप इसको इक्वल टू 0 डाल सकते हो। ठीक है, क्लियर? अब हम अपने डाउट सेक्शन पे आते हैं। पहला है क्वेश्चन हमारा डाउट्स का, क्वेश्चन नंबर 111। जिनमें पूरे सॉल्यूशन की जरूरत होगी उसमें पूरा सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें हिंट देने से काम चल जाएगा उसमें सिर्फ हिंट देंगे। ठीक है, 111 में आपको प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर है। इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर है, तो इस क्वेश्चन को आप अपनी बुक में चेंज कर लो। मैं लिख रही हूँ 6 - 1 7 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 रेज़ टू -4, इस ब्रैकेट की पावर है 7/2, और 6 - 2 7 क्यूब 6 क्यूब 7 रेज़ टू पावर -5, इसकी पावर है -5/2। अगर ये पावर्स मिस प्रिंटिंग है, पावर्स ऐड कर लो अपने क्वेश्चन में, पावर्स से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 11 के बाद 114 में भी इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि इसमें प्रिंटिंग एरर है। इस क्वेश्चन को ठीक करो। अब 9 रेज़ टू पावर 5 3 रेज़ टू पावर स्क्वायर 3 रेज़ टू पावर -y रेज़ टू पावर -1 -27 रेज़ टू पावर y 3 रेज़ टू पावर 3x एंड 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 1/27। ये वाला पार्ट इसमें मिस है, इस सेक्शन को ऐड कर लोगे तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाओगे। 114 के बाद आपका डाउट है 115। 115 में भी अगेन प्रिंटिंग एरर है, उसको ठीक करो। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/x रेज़ टू पावर a माइनस b, एक्चुअल में वो क्वेश्चन है x रेज़ टू पावर a माइनस b 1/a माइनस c, x रेज़ टू पावर 1 b माइनस c b माइनस a, x रेज़ टू पावर 1/c माइनस a और 1/c माइनस b। ऐसे करोगे तो क्वेश्चन आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में करेक्शन करते जाओ, फिर प्रॉब्लम होगी तो फिर हम कर लेंगे। अदरवाइज मुझे जो लग रहा है कि आपने वही क्वेश्चन मुझे भेजे जिनमें ज़्यादातर प्रिंटिंग एरर है, तो मुझे भी अच्छा लगा कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो, और आपने मुझे भेजा है तो प्रैक्टिस करने के बाद ही भेजा होगा, तो इसलिए आप सिर्फ इसको नोट कर लो, प्रॉब्लम्स को फिर सॉल्व करना। नहीं होंगे तो फिर हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट डाउट मेरे पास आया है 132 डाउट क्यों आया मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमने क्वेश्चन नंबर 76 जैसा क्वेश्चन है, इसमें क्यों प्रॉब्लम आई है? थोड़ी से 2-3 स्टेप्स कर लेते हैं इसके, शायद आप अपनी प्रॉब्लम नोटिस कर पाओ। वन थ्री टू क्वेश्चन में दिया हुआ है x रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 5 रेज़ टू पावर -1/3। हमें निकालना है 5x क्यूब। इस क्वेश्चन में भी प्रिंटिंग एरर है, ये 5x क्यूब लिखा हुआ है, जो x क्यूब पावर में डाल दिया वो नीचे है ऊपर नहीं है, 5x क्यूब। इस क्वेश्चन में भी करेक्शन एरर कर लो, इसीलिए प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन हुई होगी। ये 5x क्यूब नहीं है, 5x का क्यूब है, ऐसे है। ठीक है, नोट कर लो इसको।
देन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है 133। 133 में दिया हुआ है हमें ए एक्स रेज टू पावर 2/3 बी एक्स रेज टू पावर 1/3 प्लस सी इज इक्वल टू 0 और हमें वैल्यू निकालनी है ए क्यूब एक्स स्क्वायर बी क्यूब एक्स प्लस सी क्यूब की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब क्वेश्चन आता है मैम हमने आइडेंटिटी की ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए प्लस बी होल क्यूब की, ये सी तीसरी टर्म बीच में कैसे आ गई। अगर मैंने दो टर्म्स को एक टर्म मान लिया तो मेरा तो क्यूब बहुत बड़ा होने वाला है। तब हम क्या करेंगे, तो एक टर्म बेचारी सिंपल सी छोटी सी टर्म है जिसकी पावर भी नहीं है, उसको हमने दूसरी साइड भगा दिया। ठीक है, टेकिंग क्यूब। क्यूब क्यों लिया, क्योंकि पूरा क्वेश्चन क्यूब में ही दिख रहा है आंसर, जो मुझे मांगा गया है तो मैंने क्यूब लेना ही था। अब ये ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी, ठीक है, इक्वल में क्या हो जाएगा माइनस सी क्यूब। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि माइनस को में ऑड पावर होती है तो माइनस बचता है। माइनस वन करूंगी तो इवन पावर थी, दो थी तो प्लस हो गया, लेकिन ऑड पावर होती है तो -1 इंटू -1 इंटू -1, ऑड पावर में माइनस साइन रहता है। अब इसको हमने किया तो ए क्यूब, इसको सॉल्व करूंगी 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर। एग्जाम में इतने एरर नहीं होंगे, ये इस चैप्टर में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे तो उसको हमने करेक्शन करने के लिए भी बोल दिया है। ये पीछे से टाइपिस्ट ने थोड़ा एरर किया है तो वो ठीक हो जाएगा, और आगे के चैप्टर्स में इतने प्रॉब्लम नहीं है, मैंने चेक भी किया है, तो उसके लिए टेंशन मत लो। और एग्जाम में तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इन केस कोई प्रिंटिंग एरर आता है तो वो क्वेश्चन कंसिडर नहीं होता। क्यूब एक्स 3ab, जब मैं इन दोनों की पावर को प्लस करती हूँ 2/3 और 1/3 कितना हो गया 3/3, 3/3 कट गया तो क्या बच गया x, और इस टर्म को मैंने कंसिडर करा। इस टर्म को जब मैं कंसिडर करती हूँ तो ये टर्म मेरी क्या बनने वाली है, ये c बनने वाली है। यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू क्या थी -c इज इक्वल टू -c क्यूब। ठीक है, अब जो जो हमें चाहिए वो एक साइड पे रख लो। ए क्यूब एक्स स्क्वायर चाहिए, बी क्यूब एक्स चाहिए, ये सी क्यूब भी चाहिए, ये इस साइड ले आए और इस साइड हम इसको ले गए 3abcx। तो आंसर इज 3abcx। ऑप्शन जाता है हमारा ए, ऑप्शन जाता है हमारा ए। पहले आप इन सब के डाउट्स वगैरह जो करेक्शंस है वो करते जाओ, इसको नोट कर लो जितना पार्ट हमने किया है। ठीक है, कर लिया। वन 133 के बाद प्रॉब्लम आ रही है एक प्रॉब्लम 127 स्किप हो गई है। 127 क्वेश्चन हमें दिया हुआ था z रेज टू पावर z रूट z इक्वल टू z रूट z का स्क्वायर, वैल्यू ऑफ z। ठीक है, क्वेश्चन है। अब हमने क्या किया, पावर्स को एक साथ लिखा, ये पावर कितनी है 1 और रूट का मतलब 1/2,
बेस सेम है, पावर क्या होने वाली है, ऐड होने वाली है। ठीक है, यहाँ भी यही हो गया, जेड रेस टू पावर 3/2 रेस टू पावर 2, ये कैंसिल हो गया। अब क्या था, ये बेस मुझे सेम दिख रहा है, जो चीज़ सेम दिखती है उसको इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। जेड से इस जेड को उड़ा दो, क्या बन गया, जेड 3/2 इज इक्वल टू 3। अब मुझसे आंसर किसका मांगा गया है, जेड का, तो मुझे जेड यहाँ पे इंडिपेंडेंट चाहिए, जेड की पावर मुझे हटानी है। तो 3/2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, ये 3/2 कैंसिल हो जाए। मैम रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, हमने देखा इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैंसिल हो जाए। तो अब मैथ्स का क्या रूल है, जो एक साइड करेंगे वही दूसरी साइड करेंगे, तो यहाँ भी हमें करना पड़ेगा। अब इसको हमने 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 3 रेस टू पावर 2/3। आंसर तो कर रहे जेड रेस पर जेड था, कैंसिल नहीं होगा। जेड रेस टू पावर 3/2 इज इक्वल टू 3z/2। क्या किया, हमें z की वैल्यू निकालनी है, तो इस पहले इस साइड से हमें z हटाना पड़ेगा, तो इस साइड कर लिया। 3/2 में से 1 हमारा माइनस हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट में दिया हुआ है। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। साइड हमें अब 1/2 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, साइड भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये कैंसिल हो गया, तो z इज इक्वल टू 9/4। ऑप्शन हमारा क्या जाता है, डी। ठीक है, क्लियर है, नोट करो। ठीक है, नोट कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की। 128 में अगर मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने लगती हूँ तो मुझे बहुत टाइम लगता है। मुझे ये दिया हुआ है कि जो रिलेशन मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में मेरे बुक में, उसका आंसर 1 है। ये वो कह रहे हैं रिड्यूस करके 1 हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए। अब a प्लस बी प्लस सी क्या है, पावर है। ठीक है, पावर, अब आंसर क्या आ रहा है, छोटा सा आंसर आ रहा है 1। 1 आंसर कब आने वाला है, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो आंसर 1 आता है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 0। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट 0। कि हमें शॉर्टकट ट्रिक से क्वेश्चन करने पड़ते हैं, अगर मैं पूरा पूरा क्वेश्चन करने लग जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है, और इतना टाइम हमारे पास नहीं है, बहुत कम टाइम मिलेगा हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम का है 135। 135 में सिंपल सा एक करेक्शन कर लो, a रेस टू पावर p, b रेस टू पावर q एंड c रेस टू पावर r। सबसे पहले इसको k मान के सॉल्व कर लेना, a की वैल्यू निकाल लेना, k रेस टू पावर 1/p, b रेस इज इक्वल टू q, k रेस टू पावर 1/q, सिमिलरली c इज इक्वल टू k रेस टू पावर 1/r। दूसरा जो हमें रिलेशन दिया हुआ है वो b² इज इक्वल टू ac है, b2 नहीं है, b² इज इक्वल टू ac है। आपको सिंपली क्या करना है, ये सारी वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट कर देनी है और सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। बस वो b2 नहीं है, b² कर लो उसको और आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 138।
नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 138। 138 क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x रेज टू पावर ए बी, x रेज टू पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर a प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है x रेज टू पावर बी सी, x रेज टू पावर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 4 ब्रैकेट की पावर b प्लस सी। टर्म्स प्लस में नहीं है, मल्टीप्लाई में है, तो हमें x मल्टीप्लाई x रेज टू पावर सी ए, x रेज टू पावर सी स्क्वायर प्लस ए पावर। ठीक है, एक पार्ट मैं आपको इसका करके बताती हूँ, तो उसके बेस पे आप बाकी करोगे तो आराम से आपका सॉल्व होता जाएगा। अब उस पार्ट को हमने कैसे किया, ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पावर सब्ट्रैक्ट कर दी क्योंकि डिवाइड में लिखी हुई थी, और बाहर लिख ली हमने ए प्लस बी। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं एक्स बी सी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और पूरे की पावर बना ब्रैकेट बना दिया बी प्लस सी, तो ऑन हम इसको कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से माइनस कॉमन लेना है इस ब्रैकेट से, तो वो बन जाएगा हमारा ये पैटर्न। अब ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। ऐसे आप इन सबको रिड्यूस कर लोगे और सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट डाउट है हमारा, इसको नोट कर लो आप। नेक्स्ट डाउट हम ले रहे हैं 141। 1/1 प्लस एक्स प्लस वाई इनवर्स प्लस 1/1 प्लस वाई प्लस जेड इनवर्स प्लस 1/1 प्लस जेड प्लस एक्स इनवर्स, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इसके अलावा एक कंडीशन दी हुई है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो सॉल्व करने में हमें हेल्प करने वाली है। ठीक है, इसको अब हम कैसे करना है, यहाँ से मुझे वाई इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या किया, एक्स जेड इज इक्वल टू वाई इनवर्स बाय वाई इनवर्स इज इक्वल टू एक्स जेड। ठीक है, ये एक वैल्यू निकाल ली हमने यहाँ पर इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं। 1 प्लस एक्स प्लस वाई इनवर्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, एक्स जेड। वाई इनवर्स है, मैंने भी बुक की तरह प्रिंटिंग एरर, ऐसे प्रिंटिंग एरर हो जाते हैं हमारे मैथ्स में। ठीक है, यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मुझे दिया हुआ है वाई, वाई की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, वाई की जगह में क्या लिख सकते हैं अब हम 1/एक्स जेड। ये हमने वैल्यू, दोनों वैल्यू हमें लेके चलनी है। और जेड इनवर्स का मतलब क्या हो गया, 1/z। अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ कि मेरा एलसीएम छोटा आए। सारी वैल्यूज अलग अलग होंगी तो एलसीएम लेने के बाद तो क्वेश्चन और बेकार होने वाला है, तो मैंने सबको एक्स जेड में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर भी हमें क्या लिखना चाहिए था, इसको 1/x। अब मैं क्या करूँगी, डिनोमिनेटर में कुछ के हमें फ्रैक्शंस में दिए हुए हैं, तो उसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ये हमारा ऊपर चला जाएगा। अब क्या मैजिक हो गया कि डिनोमिनेटर मेरा सब सेम सेम बन गया। अब डिनोमिनेटर सेम बन गया तो मुझे भी खुशी हो गई, क्वेश्चन तो अब सॉल्व हो ही गया है। कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है, क्लियर, नोट डाउन कर लो इसको।
ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरे पास 146। क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है 2⁻a इज इक्वल टू 4⁻b इक्वल टू 8⁻c और ABC हमें दिया हुआ है 88। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, पहले 2⁻a को 4⁻b के, अब ये तो अच्छा नहीं लग रहा, 4 को लिख लिया मैंने 2⁻2b से क्या इक्वल आ गया, a इज इक्वल टू 2b, एक रिलेशन निकाल लिया। ठीक है, फिर 2⁻a को मैंने इक्वल किया 8⁻c के, सबको मैं एक ही टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, ये अलग, इसको मैं b और c में रहने दूंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो a इज इक्वल टू, ठीक है, अब मैं b की वैल्यू निकालती हूँ तो क्या आती है a/2, c की निकालती हूँ तो a/3। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ABC पता है तो ABC में वैल्यू डालो, a की जगह तो a, b की जगह a/2, c की जगह a/3, a³ इज इक्वल टू 28 इंटू 6, 88 इंटू 6 करो, वन 1728 आ गया। 1728 किसका क्यूब होता है, मुझे ये जानना है। 1728 किसका क्यूब होता है, ये जानना है, पता लगाओ। 9 का क्यूब हम करते थे तो 729 आता था, 9 का तो होगा ही नहीं। 11 का करते हैं तो 1331 आता है, इसका भी नहीं होने वाला। तो मुझे 12 से आगे मूव करके देखना पड़ेगा कि किसका क्यूब होता है। तो 12 का क्यूब हम करके देखते हैं। 12 का क्यूब हमारा क्या होता है 1728, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू 12 पता चल गई है तो b की वैल्यू डाल दो, 12/2 6 की वैल्यू निकाल लो, 12/3 4, तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 4, a की वैल्यू 12, जो गिवन इक्वेशन है कर देना और आंसर सॉल्व करना। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, नोट करो। लास्ट डाउट हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 157 दिया हुआ है p प्लस 3q प्लस √5r प्लस 3s इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस √5। यहाँ पे स्लाइटली एरर है क्वेश्चन में, रूट हमारा एक्सटेंड हुआ हुआ है लेकिन रूट सिर्फ 3 पे है। ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ है, ये रॉन्ग है। क्वेश्चन है 1 प्लस √3 प्लस √5 और हमें वैल्यू निकालनी है p की। p का कोफिशिएंट क्या है, वैल्यू ऑफ p। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करती हूँ। तो मैंने लिखा 1 प्लस √3 को एक साथ ले लिया और √5 को अलग ले लिया। जब भी डिनोमिनेटर में हमें रूट्स वैल्यू ऐसी मिल जाती हैं तो हम क्या रूल लगाते थे, रेशनलाइज कर देते थे। यहाँ भी हम रेशनलाइज कर देंगे। और तो सेम आ गया हमारा, नीचे हमारी आइडेंटिटी लग गई, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a माइनस बी स्क्वायर आ गया हमारा 1 प्लस √3 माइनस √5, 5 में से 4 गए, -1 बचा, ये वैल्यू आ गई। अभी भी क्या दिख रहा है,
डिवाइड में दिख रहा है, इसका मतलब हमें इसे एक बार और रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला साइन चेंज कर देते हैं। अब इस पूरे को 2√3 से मल्टीप्लाई किया, पहले 1 से करेंगे। ऐसे डिनोमिनेटर में हमारा कौन सा रूल लग जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, प्लस √3 3√3 माइनस √5 6 प्लस 1 7 माइनस 2√3 4 इंटू 3 12 माइनस 1 11। तो आंसर क्या आ गया, 7/11 3√3/11 माइनस √5/11 माइनस 2/11 √3। अब इसको जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करती हूँ, फर्स्ट वैल्यू किसकी हो जाती है, p की हो जाती है। तो p का आंसर क्या आ गया हमारा 7/11, और ऑप्शन कौन सी करेक्ट हो गई हमारी, a। ठीक है, क्लियर। इस क्वेश्चन को नोट कर लो। यहाँ पर मैंने अभी तक जितने डाउट्स मेरे पास आए थे सॉल्व किए हैं। इससे आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में मैट्रिसेस से स्टार्ट करेंगे, और आप सारा मैट्रिसेस के जितने भी कंसेप्ट आज किए हैं, हार्डली आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, सारे रिवाइज हो जाएंगे। उससे क्वेश्चन आप एज्यूम करके भी सॉल्व करके देख सकते हो। और नेक्स्ट क्लास में हम मैट्रिसेस को आगे करेंगे। कोई भी कंसेप्ट से प्रॉब्लम आती है रिलेटेड, या मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। बाकी इस चैप्टर के डाउट अब हम 4-5 क्लास के बाद लेंगे। पहले हम 1-2 चैप्टर इजी वाले चैप्टर करेंगे, और आपको प्रैक्टिस का टाइम भी मिल जाएगा, कंसेप्ट क्लैरिटी का टाइम भी मिल जाएगा। उसके बाद हम इसके डाउट्स लेंगे, ठीक है। अदरवाइज हर चैप्टर के बीच में हम पिछले चैप्टर को करते रहेंगे, तो वो चैप्टर भी हमारा फिर अच्छे से कॉन्फिडेंस से नहीं हो पाएगा, ठीक है। नोट कर लो ये वाला क्वेश्चन। सिंपल रैशनलाइज का कंसेप्ट लगाना है, और थोड़ा कैलकुलेशन को फोकस करके करना है। लेकिन मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया है, सब कुछ कर लिया है हमने, फिर भी मैं आपको ये बोलूँगी इस टाइप के क्वेश्चन हम प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि ये आने इम्पॉसिबल सी बात है, इसको करने में टाइम लगता है। तो ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है जो हमें चैप्टर में कॉन्फिडेंट तो बना रहा है, लेकिन हमारे लेवल से थोड़ा सा फार बियॉन्ड है। कि इसे करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। विद इन अ मिनट में क्वेश्चन पढ़ूँ, इतना लंबा सॉल्व करूँ, फिर आंसर बताऊं, तो थोड़ा सा कि ओवल भी भरना है, उसके टाइम को भी हमें साथ में लेके चलना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज मैट्रिक्स का कंसेप्ट किया, इसको अच्छे से पढ़ना, इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अगर मैट्रिक्स अच्छे से समझ में आया है तो। ठीक है जी, ओके। आई होप कि आपको मैट्रिक्स का आज का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। हैव अ गुड डे, बाय बाय।